वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपके साथ में हैं, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, तारक काय। इसे हिंदी में तारक काय कहते हैं। और इस तारक काय की खोज जो है वो एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम था बेनेडिन। ई वॉन बेनेडिन करके इसका पूरा नाम था। और इसको जो नामकरण है वो दिया था बुवेरी ने। तो नाम तो दिया था बुवेरी ने और इसकी खोज की थी बेनेडिन ने। ये विशेषता है जंतु कोशिका की। यदि आप एक जंतु कोशिका को देखेंगे तो केंद्र के पास में एक ताराकार संरचना पाई जाती है और इस ताराकार संरचना को हम तारक काय कहते हैं। लेकिन उच्च पादप जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, उन उच्च पादपों के अंदर ये पूर्णतया अनुपस्थित होता है। लेकिन यदि इसके दूसरे पहलू पे देखें तो निम्न पादपों में यह अनुपस्थित नहीं होता है। निम्न पादपों में यह पाया जाता है, जैसे कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, फर्न, इन सभी के अंदर तारक काय पाया जाता है। तो उच्च पादपों में तो ये एब्सेंट है, लेकिन निम्न पादपों में ये उपस्थित होता है। एक तारक काय को भीतर से यदि देखें तो एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र होते हैं। जैसे मैंने नीचे एक संरचना बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैंने एक तारक काय बना रखा है और इसके अंदर ये जो दो बिंदु बना रखे हैं, ये वास्तव में क्या है? तारक केंद्र है। और क्योंकि एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, इसीलिए हम इस तारक काय को डिप्लोसोम के नाम से भी जानते हैं। डिप्लो का मतलब होता है दो, यानी कि एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र है। और तारक केंद्र के चारों तरफ, मान लीजिए ये तारक केंद्र है, तो तारक केंद्र के चारों तरफ स्वच्छ एरिया पाया जाता है, स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इस स्वच्छ कोशिका द्रव्य को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये तारक केंद्र है और इसके चारों तरफ स्वच्छ केंद्र, बिल्कुल स्वच्छ कोशिका द्रव्य है, क्लियर साइटोप्लाज्म है। इसको हम सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक तारक काय के अंदर दो तो तारक केंद्र है और उनके चारों तरफ एक स्वच्छ कोशिका द्रव्य है, जिसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तारक केंद्र प्लस सेंट्रोस्फीयर इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। और इतना ही नहीं, ये जो तारकीय अरे हैं वो किससे निकलती है? तो तारक केंद्रों से। इन तारक केंद्रों से कुछ किरणें जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, इन्हें तारकीय अरे कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इनको एस्टर रेस कहते हैं। और आगे चलकर यही तारकीय अरे स्पिंडल फाइबर्स, तरकु तंतुओं का निर्माण करेगी, जो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर ले जाने का कार्य करते हैं। यदि हम इस तारक काय के अंदर उपस्थित तारक केंद्र की यदि बात करें कि तारक केंद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो देखें, तारक केंद्र के अंदर एक तो डीएनए होता है, आरएनए होता है और साथ के साथ प्रोटीन संश्लेषण के लिए मशीनरी होती है। यहां पर मैं लिख दूं कि जो तारक काय के अंदर तारक केंद्र है उसमें क्या क्या है? उसमें डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तारक केंद्र के अंदर क्या क्या है, तो उसके अंदर डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। तारक केंद्र के अंदर डीएनए होता है, वो कैसा होता है? नेकेड होता है, यानी कि नग्न होता है। दूसरी चीज, ये द्विरज्जुकीय होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। राइट, डीएनए नेकेड होता है, द्विरज्जुकीय होता है। और इस डीएनए तारक केंद्र में पाया जाता है। ये किसने बताया था? तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था रेंडल प्लस डिस्प्रे। रेंडल और डिस्प्रे नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है वो तारक केंद्र के अंदर पाया जाता है। तो तारक केंद्र तीन चीजों से मिलकर बना है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। एक और चीज आप ध्यान रख लीजिए तारक केंद्र के लिए, कि ये तारक केंद्र जो होते हैं वो झिल्ली रहित होते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिस प्रकार से अपने पढ़ते हैं ना कि राइबोसोम झिल्ली रहित होता है, वैसे ही तारक केंद्र भी ऐसी रचनाएं हैं जिनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ये झिल्ली रहित संरचनाएं हैं। यदि हम तारक केंद्र की संरचना देखें तो एक तारक केंद्र की संरचना
सिलेंडर के समान होती है और उसकी संरचना को और यदि विस्तार से पढ़ें तो एक बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। तो आइए जानें कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तारककाय का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो तारककाय का स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंडर के समान है, बेलनाकार सिलेंडर के समान है। और विस्तार से देखें तो कैसा है ये? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। अब ये जो तारक केंद्र है इसकी संरचना में शुष्क नलिकाएं होती है और शुष्क नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 व्यवस्था होती है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि तारक केंद्र के अंदर शुष्क नलिकाएं पाई जाती है और इन शुष्क नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 व्यवस्था होती है। 9+0 व्यवस्था क्या है? ये शुष्क नलिकाओं की व्यवस्था है, शुष्क नलिकाओं की व्यवस्था। अब ये 9 शुष्क नलिकाएं कहां पर पाई जाती है? तो ये 9 शुष्क नलिकाएं परिधि पर उपस्थित होती है और ये जो 9 शुष्क नलिकाएं वो ट्रिपलेट फैशन के अंदर पाई जाती है, ट्रिपलेट फैशन। अब प्रश्न उठता है कि ट्रिपलेट फैशन क्या होता है? ट्रिपलेट फैशन का मतलब होता है, आप ये देखें, ये सब नलिकाएं हैं, ये एक शुष्क नलिका है, ये दूसरी, मैंने नंबरिंग भी डाल रखी है, गौर से देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 शुष्क नलिकाएं आपको परिधि के ऊपर दिख रही है और बीच के अंदर कोई भी शुष्क नलिका नहीं है। जब बीच के अंदर कोई भी शुष्क नलिका नहीं होती है तो उस केंद्रीय भाग को हम हब कहते हैं। हब का मतलब होता है नाभि, मतलब 0 है, केंद्र में कोई भी शुष्क नलिका नहीं है, बिल्कुल 0 है, एक भी नहीं है। तो ये जो केंद्रीय शुष्क नलिका नहीं होती है तो इसको हम बोलते हैं नाभि या इसको हब के नाम से जानते हैं। तो 9+0 व्यवस्था है और 9 शुष्क नलिकाएं परिधि पर है और वो किस फैशन में? ट्रिपलेट फैशन में। ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिक। अब ये त्रिक क्या है? तो प्रत्येक शुष्क नलिका 3 उपतंतुओं या उप नलिकाओं से निर्मित त्रिक का मतलब क्या है? 9 शुष्क नलिकाएं परिधि के ऊपर है, लेकिन प्रत्येक शुष्क नलिका 3 उपतंतुओं या 3 उपनलिकाओं से निर्मित है, जिन्हें क्रमशः हम कहते हैं ए, बी व सी। आप देखो यहां पर ये एक शुष्क नलिका है और एक शुष्क नलिका के लिए मैंने 3 उप लिख रखे हैं, मतलब एक शुष्क नलिका है और उस एक शुष्क नलिका 3 उपतंतुओं से बनी है, उपतंतु ए, उपतंतु बी और उपतंतु सी। क्योंकि ये 3 शुष्क नलिकाओं से बनी है, हम इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट फैशन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक शुष्क नलिका 3 उपतंतुओं से निर्मित है, ये 3 उपतंतुओं से निर्मित रचना है। अच्छा, एक और चीज, प्रत्येक नलिका का ए उपतंतु सी उपतंतु से जुड़ा है। एक बार फिर से दोहरा दूं, प्रत्येक नलिका का ए उपतंतु सी उपतंतु से जुड़ा है। मान लीजिए ये एक नलिका है तो इसके अंदर 3 उपतंतु ए, बी और सी। ये एक शुष्क नलिका है, इसके अंदर 3 उपतंतु ए, बी और सी। लेकिन आप देखो सबके ए और सी आपस में जुड़े हुए हैं, ए सी, ए सी, ए और सी। और ए और सी जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ए सी कनेक्टिव। ए सी कनेक्टिव, आप चाहे तो इसको हिंदी के अंदर ए सी संयोजनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ए उपतंतु सी उपतंतु से जुड़ा हुआ है। और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तभी तो आप देखो कि यहां पर बैलगाड़ी के पहिए के समान एक रचना का निर्माण होता है। एक और चीज, मैंने यहां पर एक एंगल लिख रखा है 40 डिग्री का एंगल। ये 40 डिग्री का एंगल क्या है? मतलब कि प्रत्येक जो शुष्क नलिका है वो जो तारक केंद्र है
उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, उसके साथ में ये 40 डिग्री एंगल के कोण पर है। यानी कि शुष्क नलिकाएं जो सिलेंडर है, तारक केंद्र का जो सिलेंडर नुमी रचना है, सिलेंडर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है, उस रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि सिलेंडर के व्यास के 40% एंगल के ऊपर ये शुष्क नलिकाएं पाई जाती है। और प्रत्येक शुष्क नलिका का ए उपतंतु दूसरे शुष्क नलिका के सी उपतंतु से जुड़ता है और एसी संयोजनी का निर्माण करता है। यदि मैं इस शुष्क नलिका के एक उपतंतु को आपको बाहर निकाल के बताऊं, जैसा मैंने यहां पर बॉक्स में बना रखा है, मैंने एक उपतंतु को यहां से निकाला और उसकी संरचना समझाने की कोशिश की। यदि मैं एक उपतंतु या एक उपनलिका को बाहर निकाल के देखूं तो एक उपतंतु 13 गोलाकार इकाइयों से बना है। मैंने ये संख्या काउंट करके यहां पर गोले बना रखे हैं, 13 गोलाकार इकाइयों से बना है। और एक एक उपतंतु की जो साइज होती है वो 250 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, 250 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। ये पूरी की पूरी जो संरचना आपके सामने बनी हुई है, इसको हम 9+0 व्यवस्था कहते हैं, जो कि तारक केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आते हैं हम कि ये जो तारक केंद्र है, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कि तारक केंद्र के क्या फंक्शन होते हैं, उसको आप देखें। तारक केंद्र के कार्य क्या है वो देखिएगा। और एक और चीज, कार्य पढ़ने के पहले एक और चीज जान लें कि 9 शुष्क नलिकाएं जो परिधि के ऊपर विन्यासित है, जो परिधि के ऊपर विन्यासित है, वो एक विशेष प्रोटीन से बनी होती है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर, AIPMT के अंदर, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जिसका कि नाम अब नीट हो चुका है, उस नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि परिधीय शुष्क नलिकाएं जो होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। अब आप देखो तारक केंद्र के क्या कार्य। सबसे पहला तो ये है कि तारक केंद्र का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं एवं तरकु तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु का निर्माण करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि तरकु तंतु जो है वो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर लेके जाते हैं। जब भी आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो तो मान लीजिए कि ये परिधि के ऊपर यानी कि ध्रुवों के ऊपर तारक केंद्र होते हैं। मान लो कि मैं आपके सामने एक अवस्था बना रहा हूं जिसका नाम है मेटाफेज। मानो कि ये एक समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था है और मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र यहां पर मध्य प्लेट के ऊपर विन्यासित होते हैं ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो तारक केंद्र होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि तारक केंद्र से क्या निकलती है, तारकीय अरे निकलती हैं, एस्टर रेज निकलती है। और यही एस्टर रेज आगे चलकर तरकु तंतुओं का निर्माण करती है। ये मैं आपके सामने तरकु तंतु बना रहा हूं, ये स्पिंडल फाइबर से सब। और अगले ही चरण के अंदर एनाफेज अवस्था में ये जो गुणसूत्र है, इनको ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर लेके जाते हैं। और दूसरा इसका कार्य है आधार कणिका का निर्माण। आधार कणिका जिसको बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी का निर्माण, जिससे सीलिया व फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। ये आधार कणिका का निर्माण करते हैं जिससे सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। सीलिया का मतलब मैं बताना तो पक्षमाभ, और इनको क्या बोलते हैं, कशाभिकाएं। इनकी जो उत्पत्ति जहां से होती है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी का जो निर्माण है वो किसने किया है, तारक केंद्रों ने इसका निर्माण किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।